हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। तो आज डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल लॉ के लैंडमार्क केसेस। अब आपका क्लैट पीजी का एग्जाम आ रहा है और क्लैट पीजी के एग्जाम में काफी सारा वेटेज एनवायरमेंटल लॉ लेके जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन, कंपनी लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, ऐसे ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के साथ हमारा एनवायरमेंटल लॉ भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स माना जाता है फॉर क्लैट पीजी एग्जामिनेशन। तो जैसा कि एग्जाम के अंदर लैंडमार्क केसेस और रीसेंट केसेस पे बहुत फोकस रहता है, so let us today quickly have a revision of the landmark cases of environmental law. हमने बहुत प्रिसाइज में इनको जल्दी से समझना है और जल्दी से लिखना है, सो दैट हमें बहुत अच्छे से ये सारे केसेस आज याद हो जाएं। और अगर पेपर में इनमें से कुछ भी पूछा जाए, चाहे हमसे साइटेशन के हिसाब से पूछा जाए या फिर हमसे अदरवाइज, इफ दी अदर नेम्स ऑफ दीज केसेस आर आस्क्ड, हमें वो भी अच्छे से पता हो। तो सबसे पहले हमारे पास है MC Mehta versus Union of India, which is also called as the Taj Trapezium case. Now, under this case, हुआ ये था कि ताजमहल के आउटस्कर्ट्स पे, जहाँ पे ताजमहल सिचुएटेड है आगरा में, उसके आउटस्कर्ट्स पे और मथुरा के आउटस्कर्ट्स पे हमारे पास बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिनका फ्यूल जो प्रोड्यूस हो रहा था और जो पोल्यूशन जो प्रोड्यूस हो रहा था उन इंडस्ट्री की वजह से, वो पोल्यूशन और वो फ्यूल जो है हमारे ताजमहल को अफेक्ट कर रहा था। एंड दैट इज वाई उस पे ब्लैक और येलो पैचेस होने लगे, एंड दोज ब्लैक एंड येलो पैचेस वर लीडिंग टू डिग्रेडेशन ऑफ ताजमहल. And that is why this case was brought by Mr. MC Mehta. A petition was filed by him wherein he stated कि एयर पोल्यूशन हो रहा है और हमारी जो हेरिटेज है, जो हमारा मॉन्यूमेंटल हेरिटेज है, हमें उसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अब यहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर्स आप एक टर्म देखेंगे। सो अंडर दिस केस लेट अस सी द होल्डिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. So the Honorable Supreme Court ordered the closure of polluting industries around the Taj Mahal in the Taj Trapezium zone to protect the monument from air pollution caused by industrial emission. So basically, as we just now read, जितनी भी आउटस्कर्ट्स एरिया पे हमारे पास इंडस्ट्रीज थी उनको बोल दिया गया था कि यू शुड चेंज और स्विच टू द इंडस्ट्रियल फ्यूल एंड नेचुरल गैसेस। और ऐसी इंडस्ट्री जो नेचुरल गैसेस और इंडस्ट्रियल फ्यूल पे स्विच नहीं कर सकती थी, उनको ये बोला गया दैट यू शुड रीलोकेट एंड यू शुड ऑल्सो पे द कॉम्पनसेशन टू योर विक्टिम्स। एंड एज इन द विक्टिम, एज इन द पीपल जिनको आप रिलोकेट करोगे अपनी इंडस्ट्री से, अगर आप वो रिलोकेट नहीं हो सकते तो वो आपके विक्टिम हो गए, तो आप उनको कॉम्पनसेट करेंगे, यानी कि अपने जितने भी इंप्लॉइज हैं आप उनको कॉम्पनसेट करेंगे एंड आप रिलोकेट करेंगे। और जो इंडस्ट्रीज रिलोकेट भी नहीं कर रही थी उनको कंप्लीटली शट डाउन और बंद करने के ऑर्डर दे दिए गए थे अंडर दिस पर्टिकुलर केस। So this Taj Trapezium case of 1997 holds utmost importance in the environmental law and the environmental development. Now, further next we have is Vellore Citizens Welfare Forum versus Union of India. Now, under this case, this is also called as the Tamil Nadu Tanneries case, जिसके अंदर की जो भी जितनी भी इंडस्ट्रीज थी इन द तमिलनाडु, उनकी वजह से जो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट हो रहा था, उस इम्पैक्ट के बारे में इस केस में बात करी गई थी। So, the holding, the Supreme Court held that industries around the Vellore area of Tamil Nadu were responsible for significant environmental damage and ordered them to adopt more sustainable practices. And the court also recognized the principle of sustainable development under this law. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल के बारे में इस केस में काफी बात करी गई थी। यू कैन होल्ड आउट कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 केसेस कौन सा केस था जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करी थी, then you know your answer is Vellore Citizens Welfare Forum versus Union of India 1996, wherein it was stated that industrial development is important, but industrial development की वजह से we cannot put the environment at stake, and that is why we need to move towards sustainable development. And the other name, as I told you, is the Tamil Nadu Tanneries case. Do remember it अगर आपसे दूसरे तरीके से ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जाता है तो। Further, our next case is the Bhopal gas tragedy case, which is Union Carbide Corporation versus Union of India 1989. Now ये केस हम टॉर्ट्स में भी पढ़ते हैं। ये केस हमें पता है that this is the case of strict liability, wherein it is stated that अगर आपके लैंड पे कोई ऐसी डेंजरस चीज है तो ऑक्यूपायर की ड्यूटी बनती है कि अगर उस डेंजरस चीज के एस्केप से किसी को हार्म कॉज हुआ,
बेशक ऑक्यूपायर की मेंटल इंटेंशन थी या नहीं थी हार्म कॉज करने की, वो फिर भी लायबल होगा. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, wherein even in the absence of mens rea, you will be held liable or punishable if the dangerous thing which is on your land as an occupier escapes from your land and causes harm to other people. So in this particular case also, as we know, the Bhopal gas tragedy wherein the gas leak in one of the industries of Bhopal happened, और वहां पे इतने सारे मेजर विक्टिम्स थे, इतने सारे लोग अफेक्ट हुए थे, एंड आज तक वो लोग जो है उस गैस लीक की वजह से अफेक्ट होते जा रहे हैं. तो इस केस के अंदर सबसे पहले स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको और एनहांस किया गया. इंडिया में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश किया गया बाय द मीन्स ऑफ दिस केस, और ये बोला गया दैट इन द केस ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स strict liability is to be applied, because if you are setting up an industry, देन यू नो कि आपके लैंड पे या आपकी इंडस्ट्री में ऐसी कौन सी चीज है जो लोगों को हार्म कॉज कर सकती है, और उसको ध्यान से रखना और ये इंश्योर करना दैट इट डज नॉट एस्केप फ्रॉम योर इंडस्ट्री एंड कॉजेज हार्म टू अदर पीपल इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज यू आर एस्टैब्लिशिंग दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री. तो यू कैन नॉट स्टेट दैट आई हैड नो मेंटल इंटेंशन टू कॉज द हार्म, मेरी इंडस्ट्री से तो ये हो गया. नो, आपकी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बनती है. तो इवन इफ देर इज एन एब्सेंस ऑफ मेंस रिया, इवन इन दैट केस यू विल बी हेल्ड लाइबल. तो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का रिलेशनशिप इस केस में काफी अच्छे से जो है एस्टैब्लिश किया गया था. फर्दर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस, which is your Indian Council for Enviro Legal Action versus Union of India 1996. अब इसके अंदर ये बोला गया दैट जो कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज हैं या जितनी भी कॉरपोरेट एंटिटीज हैं उनकी भी लाइबिलिटी बनती है और उनकी भी अकाउंटेबिलिटी बनती है इन द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट. तो आप इंडस्ट्रीज के साथ तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लिंक कर ही रहे हो, लेकिन आप कॉरपोरेट अकाउंटेबिलिटी की भी बात कर रहे हो इन द केस ऑफ पोल्यूशन. So in this particular case, let us read the holding. The Supreme Court ruled that the companies involved in the hazardous industries must bear the cost of cleaning up the pollution, and it emphasized that the polluter pays principle, holding that companies responsible for environmental damage must also be responsible for rectifying it. So here we are mainly talking about the polluter pays principle. The polluter pays principle is established under principle number 15 of रियो डेक्लेरेशन. तो हमारी जो रियो कॉन्फ्रेंस थी, जो रियो डेक्लेरेशन थी, विच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, रियो कॉन्फ्रेंस रियो डेक्लेरेशन के प्रिंसिपल नंबर 15 में पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल को डिफाइन किया गया है. नाउ व्हाट इज पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल? पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल, एज द नेम सजेस्ट, कि जो पोल्यूट करेगा वो पे करेगा. पोल्यूटर शुड पे फॉर द पोल्यूशन. अब ऐसे केस में वी डोंट ओनली रिकॉग्नाइज द पेयर टू पे द कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम, बट वी ऑल्सो रिकॉग्नाइज कि यहाँ पे जो भी पर्सन पोल्यूशन कर रहा है should also pay for the environmental degradation that they have caused, and that cost can go to the state. तो अगर आप कोई environmental degradation कर रहे हो, if you are causing the pollution, under polluter pays principle, A, you have to pay to the victim directly. If there is no one direct victim, if you are also affecting people by and large, then also you have to pay for the cost of environmental degradation, and that cost can go to the your state, and it will be considered as the cost for environmental restoration. एंड प्लीज रिमेंबर, अगर आपसे पूछा जाए कि पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल कौन से प्रिंसिपल नंबर में है ऑन रियो डेक्लेरेशन, देन इट इज मेंशन अंडर प्रिंसिपल नंबर 15 ऑफ रियो डेक्लेरेशन. नाउ नेक्स्ट इज मुरली एस देओरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, जहां पे कि इंडिया में पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग को बैन कर दिया गया था बाय द मींस ऑफ दिस केस. इट वाज ओनली आफ्टर दिस केस, आप इसको स्मोकिंग बैन केस भी बोल सकते हो, एंड आफ्टर दिस पर्टिकुलर केस ये बोल दिया गया कि पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग इज नॉट अलाउड. इस केस में रिकॉग्नाइज किया गया टर्म पैसिव स्मोकिंग. नाउ पैसिव स्मोकिंग कैसे? एक हो गया एक्टिव स्मोकिंग, वेयर इन यू योरसेल्फ आर स्मोकिंग, एंड जो उसके इफेक्ट होगा, जो भी उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, डिजीज होगा, वो आपको होगा. But on the other hand, passive smoking is when you are not smoking directly, but people around you are smoking, and you inhale that smoke, and that causes you damage.
तो यहाँ पे ये बोला गया दैट इट वायलेट्स पैसिव स्मोकिंग वायलेट्स आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज योर राइट टू लाइफ। एंड राइट टू लाइफ की इंटरप्रिटेशन में ये बोला गया दैट राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू क्लीन एयर या राइट टू ब्रीथ क्लीन एयर भी आता है। तो अगर आप मेरा राइट वायलेट करोगे बाय द मीन्स ऑफ पैसिव स्मोकिंग तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं होने चाहिए। So under this particular case only Article 21 public health and matters like this were very very much established। जिसको हम सेकेंड हैंड स्मोकिंग बोल रहे हैं उसको हम पैसिव स्मोकिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें पैसिव स्मोकिंग टर्म ही यूज हुआ था अंडर दिस पर्टिकुलर केस। So by the means of interpretation of Article 21, right to breathe clean air is my right by the interpretation of Article 21, and अगर passive smoking होती है तो it is going to violate my fundamental right, and thus by the means of this case हमने public places में smoking को completely ban कर दिया। Going to the next case, which is the Narmada Bachao Andolan versus Union of India 2000 case। अब इस केस में ये बोला गया that development is important, construction of dam and construction of other such things is very important, but what is more important is going towards sustainable development। and sustainable development में हम तभी जा पाएंगे जब हम जिन लोगों के लिए development कर रहे हैं हम उन लोगों को safeguard करें। So basically in this case it was stated that yes, dam construction and other such constructions are important, but alongside rehabilitation of such people जिनको आप डैम कंस्ट्रक्शन की वजह से जिनको वहां से हटाना पड़ेगा, लोगों को जो वहां रह रहे हैं उस एरिया में या उस आउटस्कर्ट पे, तो आपको उन लोगों को जो है प्रोटेक्शन देना है, सेफगार्ड करना है, उन्हें रिहैबिलिटेट करना है, तभी होगा एक्चुअल डेवलपमेंट, एक्चुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। So the holding of the Supreme Court ruled in favor of continuing the construction of the Sardar Sarovar Dam on the Narmada River, but stressed the need for proper rehabilitation of displaced people for environmental safeguards। That when we talk about environmental safeguard, we don't only safeguard the environment, but we also safeguard the people जिनके लिए वो environment है, and that is how we are going to move towards the sustainable development। Next case is MC Mehta versus Union of India। Now that case was different. That was again MC Mehta versus Union of India, but that was Taj trapezium case. This is MC Mehta versus Union of India Ganga pollution case। You are obviously going to differentiate it by the means of the year. This is of 1988। Now this case talked about that right to clean water, again one of my fundamental rights by the means of Article 21। राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट ही जनरली आर्टिकल 21 की इंटरप्रिटेशन में आता है। तो क्लीन एनवायरनमेंट के लिए जो जो चीजें वाइटल हैं वो सब ऑटोमेटिकली बाय द मीन्स ऑफ इंटरप्रिटेशन आपके आर्टिकल 21 विच इज योर राइट टू लाइफ में आ जाती है। This is also one of them, wherein it was stated that water pollution is going to violate the Article 21 of citizens। So, under this case, Supreme Court issued a series of orders to the government to clean up the Ganga River, including the establishment of the Ganga Action Plan. And the court emphasized the right to clean water, the right to clean water as a part of the right to life under Article 21 of the Indian Constitution। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से केस में right to clean water was considered as a part of Article 21, then you know that it was the Ganga pollution case, which is the MC Mehta versus Union of India 1988। So I hope that all of these cases, these landmark cases, are clear to you. Do read on them again and do remember them for your examination. All the very best.